बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर सीरीज ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेलिस, उसमें से आज हम एक ऑर्गेनल को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है एंड द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनेली इज़ अ प्लास्टिड। जैसा कि हर लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको गाइड करता हूँ कि ये लेक्चर सीरीज़ जो है हर एक स्टूडेंट के लिए कंपैटिबल रहेगी, जिसमें एफएससी के स्टूडेंट्स, एमडी-कैट के स्टूडेंट्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली पीपीएससी, जोलॉजी, बॉटनी वगैरह के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या बायोकेमिस्ट्री, किसी भी किस्म के स्टूडेंट के लिए कंपैटिबल रहने वाली है। तो जहाँ पे आपको मैं कहूँगा कि एमडी-कैट के जो स्टूडेंट्स हैं वो लेफ्ट कर जाएँ, वहाँ पे वो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को लीव कर दें, बिकॉज उनके लिए जितनी इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स चाहिए वो वहाँ तक इनफ होंगी आपके पेपर को सोल्व करने के लिए। और कोई भी ऐसा एमसीक्यू या कोई भी ऐसा क्वेश्चन इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगा कि जिस ये लेक्चर सीरीज अटेंड करने के बाद आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो। लेकिन सेकंड चीज़ मैं आपको ये भी साथ में गाइड करता हूँ कि आप अपने साथ हमेशा पानी की एक बोतल रखिए या फिर साथ में कुछ खाने पीने का हल्का फुल्का सामान रखें। आपके हाथ में एक कलम होना चाहिए और साथ में रजिस्टर भी, ताकि आप लोग अपने हाथ से खुद नोट्स बनाते रहें, तो वो बढ़िया रह जाएगा, बेहतर हो जाएगा। तो चलिए जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनेली के मैं कुछ नेम देता हूं आपको, हो सकता है आप उसमें से गैस कर पाएं। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऑटोनोमस ऑर्गेनेली को, आज हम डिस्कस करेंगे एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली को, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी ऑर्गेनेली को जो कि ऑक्सीजन रिलीज करती है एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर, आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी ऑर्गेनेली को जिसको हम प्यार से कहते हैं किचन ऑफ द सेल। तो हो सकता है आप लोग अब तक गेस कर चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं, राइट। तो अब डिस्कस जिस ऑर्गेनेली को हमने करना है, द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनेली इज अ प्लास्टिड। उस ऑर्गेनेली का नेम क्या है? उस ऑर्गेनेली का नेम है हमारे पास प्लास्टिड्स। तो हम जरा प्लास्टिड्स को बेटा डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा जी बेटा, प्लास्टिड की बात करें तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है, देखें प्रीवियस लेक्चर जब मैंने आपको साइटोप्लाज्म वाला दिया था, तो उस साइटोप्लाज्म वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अ डोजन ऑफ ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन सेल। उनमें से कुछ ऑर्गेनेलीज जो थी वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड थी, कुछ ऑर्गेनेलीज जो थी वो मैंने आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड बताई थी, और कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी भी बताई थी जिनके गिर्द मेम्ब्रेन्स होती ही नहीं है, राइट। वो सारी ऑर्गेनेलीज मैंने आपको बताई थी, है ना। अब आज हम एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली को पढ़ेंगे, बिकॉज जो कैरियोलॉजी है, जो न्यूक्लियस है, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में। तो बेटा आज हम जिसको डिस्कस करना है वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। और ये ऑर्गेनेली इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ आल्सो कन्फाइंड टू ओनली प्लांट सेल एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो है ये कन्फाइंड है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर, जिनको हम नाम क्या देंगे, हम एलजी का नाम दे देंगे। समझ आ गई बात। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। अच्छा जी बेटा, अब यहाँ पे ना आपको इसकी कॉम्प्रिहेंसिव या मोस्ट आप कह लें कि एक्सीलेंट डेफिनेशन है वो हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम इसको पेपर में अगर ये चीज़ इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है तो हम इसको कैसे सबसे बेहतरीन डेफिनेशन का इंतखाब कर पाएंगे। तो पहली बात मैंने ये लिखा कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ कि ये पिगमेंट कंटेनिंग भी है, डबल मेम्ब्रेन भी है, साथ में बेटा मैं दूसरा लफ्ज़ क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लफ्ज़ लिख रहा हूँ कि ये पिगमेंट कंटेनिंग, डबल मेम्ब्रेन एंड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली दैट इज ओनली प्रेजेंट टू, जो किस में मौजूद है, मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, जो या तो आपको देखने को मिलेगी प्लांट्स के अंदर या फिर ये आपको बेटा देखने को मिलेंगे प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट के अंदर, जिनको हम क्या नाम देते हैं, जिनको हम नाम देते हैं एलजी का, उनके अंदर ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये इसकी सबसे एक्सीलेंट जो वर्ड्स हैं वो आपके पास बेटा ये आ जाएंगे, इसको हम कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं कहता हूँ कि विच वन या विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट द विच, यहाँ पर बेटा एक एमसीक्यू छोटा सा फ्रेम करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कि स्टेटमेंट कैसे हमें देखनी है। विच इज मोस्ट सूटेबल, विच इज मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, विच इज मोस्ट सूटेबल ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट्स, फॉर स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके लिए आपने बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बेटा लिख देता हूं। अब स्टेटमेंट मेरे पास कौन सी है, स्टेटमेंट में यहां पे लिखता हूं डबल मेम्ब्रेन
बाउंड एंड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली, एंड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली। और नीचे बेटा ऑप्शंस ये हैं। अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा। ऑप्शन ए है मेरे पास, नंबर 1 इज अ क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली। इसके लिए सबसे सूटेबल वर्ड आपने चूज करना है क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी है मेरे पास बेटा, दैट इज अ लीकोप्लास्ट। और ऑप्शन सी है बेटा मेरे पास, दैट इज अ प्लास्टिड्स। एंड ऑप्शन डी है बेटा मेरे पास, दैट इज अ क्रोमोप्लास्ट, दैट इज अ क्रोमोप्लास्ट। और ऑप्शन ई है मेरे पास, दैट इज अ ऑल ऑफ अबव। क्या मैंने लिख दिया? ऑल ऑफ अबव। अब यहां पे देखें, उसने कहा डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अच्छा एक और लिख देते हैं, तो यहां पे बेटा लिख देते हैं नन लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया जी। अब मुझे बताएं डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड पिगमेंट कंटेनिंग जो ऑर्गेनेली है वो बेटा इनमें से कौन सी है? क्लोरोप्लास्ट है, लीकोप्लास्ट है, प्लास्टिड्स है, क्रोमोप्लास्ट है, ये सारे ही हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। डबल मेम्ब्रेन और साथ में क्या उसने लिखा है? पिगमेंट कंटेनिंग। अब यहाँ पे देखें, डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट इसके टाइप में आएगा, डबल मेम्ब्रेन है लीकोप्लास्ट इसके टाइप में है, डबल मेम्ब्रेन है क्रोमोप्लास्ट इसके टाइप में है, डबल मेम्ब्रेन है, और प्लास्टिड में ये सारे ही आ रहे हैं। तो अगर हम पहले पोर्शन को देखते हैं, तो डबल मेम्ब्रेन वाले पोर्शन को अगर आप मलहूज़े खातिर रखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर तो ऑल ऑफ अबव का ऑप्शन जो है वो राइट बन रहा है ना। लेकिन अगले ही पार्ट में देखें, अगले ही पार्ट में बेटा उसने दूसरी जो बात की है वो उसने पिगमेंट की बात की है। दूसरी बात किसकी की है? पिगमेंट की बात की है। लेकिन अगर हम पिगमेंट के बारे में देखें तो पिगमेंट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में भी है, पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट में भी है, प्लास्टिड के केस में भी पिगमेंट होता है, लेकिन लीकोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट नहीं होता। तो क्या यहाँ पर जो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन है या फिर ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन है, क्या यह सूटेबल रहेगा? क्या ये सूटेबल रहेगा ऑल ऑफ अबव वाला ऑप्शन? क्योंकि अगर हम ऑल ऑफ अबव लगाते हैं सो इट्स मींस दैट कि क्लोरोप्लास्ट लीकोप्लास्ट भी आएगा इसके अंदर, और लीकोप्लास्ट के अंदर जो है बेटा वो पिगमेंट नहीं होता। तो क्या यहाँ पर ऑल ऑफ अबव राइट ऑप्शन रहेगा? क्योंकि अगर आप क्लोरोप्लास्ट सोचते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसमें पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? पिगमेंट होता है। तो चले मैं डबल मेम्ब्रेन भी है और पिगमेंट कंटेनिंग भी है तो मैं क्लोरोप्लास्ट को टिक कर देता हूँ। तो क्या क्लोरोप्लास्ट ठीक रहेगा? सो मेरे ख्याल से क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा वो आपका सही तो नहीं रहना चाहिए। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि भाई फिर क्रोमोप्लास्ट का चक्कर आ जाएगा, क्रोमोप्लास्ट में भी पिगमेंट है, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखें लफ्ज़, आप इसको जल्दी से ग्रैब कर लेना चाहिए था। यहाँ पे लफ्ज़ लिखा कि मोस्ट सूटेबल, जहाँ पे लफ्ज़ मोस्ट सूटेबल आ जाए वहाँ पर ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ अबव वाला हमेशा गलत होता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ वाला तो इनमें से आएगा नहीं। फिर पीछे बचे ये वाले ऑप्शन। इन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन जो है देखिए लीकोप्लास्ट आ नहीं सकता, ऑल ऑफ दिस और नन ऑफ अबव कैंसिल आउट हो गए, पीछे बचा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और प्लास्टिड। अब इन तीनों में से कौन सा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है जो हम चूज करेंगे कि जो सारी चीजों को कवर करे? अगर मैं क्लोरोप्लास्ट को चूज करता हूं तो क्रोमोप्लास्ट कवर नहीं कर रहा, क्रोमोप्लास्ट को चूज करूं क्लोरोप्लास्ट कवर नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं प्लास्टिड को चूज करता हूं तो बेटा ये मैक्सिमम दोनों को कवर कर रहा है। तो इस केस के अंदर मेरे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज अ प्लास्टिड। लेकिन अगर यहीं पे बेटा यहीं पे मैं अगर स्टेटमेंट चेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट के साथ मैंने बता दिया एक्सेप्ट, क्या बोल दिया मैंने एक्सेप्ट लिख दिया, यानी कि अब आपने उस ऑर्गेनल के बारे में, अब देखिए मैंने क्या लिखा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल एक्सेप्ट, यानी कि ये प्रॉपर्टी जिसके अंदर नहीं है उसको चूज करके दीजिए। अब इस स्टेटमेंट ये कह रही है। अब देखें इन तीनों को अगर गौर से देखते हैं, अब तीनों को गौर से देखते हैं तो यहाँ पर तीनों को गौर से देखने से पता चलेगा कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ठीक है जी, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, इसका मतलब ये राइट ऑप्शन हो नहीं सकता। लीकोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन है, राइट ऑप्शन होगा नहीं। ये प्लास्टिड क्रोमोप्लास्ट यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन है। सो इस केस के अंदर कोई भी ऐसी ऑर्गेनल आपको दिखाई दे रही है जो डबल मेम्ब्रेन ना हो? नहीं, कोई भी नहीं है, सारे के सारे डबल मेम्ब्रेन है। लेकिन अब दूसरी स्टेटमेंट ये भी तो वो कह रहे हैं ना कि पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली भी ना हो। सो पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली लीकोप्लास्ट है। इस केस के अंदर हो सकता है आपका दिमाग चलेगा शायद लीकोप्लास्ट जो है उसको टिक करना चाहिए क्योंकि लीकोप्लास्ट नॉन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली, और लफ्ज़ यहाँ पर एक्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। बेटा ऐसा नहीं है, देखें लफ्ज़ डबल मेम्ब्रेन, उसने कहा कि डबल मेम्ब्रेन भी ना हो, यहाँ पर एक शर्त आ गई है कि ये हो ही ना। लीकोप्लास्ट
जो पहला केस मैंने आपको बताया ना, ये इसीलिए कंपैरिजन करके दे रहे हैं ताकि आपका माइंड क्लियर हो। पहले मैंने कहा डबल मेम्ब्रेन एंड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली, उसमें मैंने प्लास्टिड को चूज किया, ना क्रोमोप्लास्ट को किया, ना क्लोरोप्लास्ट को किया। वो मैंने इसलिए चूज किया था बिकॉज अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करता हूं तो वो कंपैटिबल आंसर नहीं है। उन दोनों से जो बेहतर चॉइस थी वो मेरे पास प्लास्टिड थी, इसलिए मैंने प्लास्टिड चूज किया। लेकिन अब दूसरे केस में देखें, अब दूसरे केस के अंदर अगर आप चूज कर लेते हैं, सपोज दैट आप चूज करते हैं लीकोप्लास्ट को, सिर्फ इस चीज को देखते हुए कि वहां पर उसने कहा है कि उसमें पिगमेंट नहीं होना चाहिए, है ना, पिगमेंट नहीं होना चाहिए, तो एक चीज तो आपने एक कंडीशन तो फुलफिल कर दी, लेकिन आप दूसरी कंडीशन उसकी फुलफिल नहीं कर पा रहे। सो इट्स मीन्स दैट कि यहां पर आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि दूसरी कंडीशन भी आपको फुलफिल करनी है। और दूसरी कंडीशन कौन सी है बेटा? दूसरी कंडीशन ये है कि वो डबल मेम्ब्रेन भी ना हो। तो इस केस के अंदर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो नन वाला रहेगा। वो कौन सा रहेगा? वो नन वाला रहेगा इस केस के अंदर। अब इसी तरह से अगर मैं एक स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं डबल मेम्ब्रेन एंड ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली। अब मैं ऑप्शन क्या लिखता हूं यहां पर बेटा? मैं लिख देता हूं, मैं लिखता हूं डबल मेम्ब्रेन एंड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल, डबल मेम्ब्रेन एंड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल। और फिर बेटा मैं क्या करता हूं? मैं प्लास्टिड वाला ऑप्शन रिमूव कर देता हूं। लेट्स सपोज दैट आई एम टेकिंग आउट द ऑप्शन ऑफ द प्लास्टिड्स फ्रॉम दिस एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो देयर इज अ ऑप्शन दैट इज प्रोवाइडेड टू यू। द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज प्रोवाइडेड बाय मी टू ऑल यू गाइस, इट इज अ क्लोरोप्लास्ट, द सेकंड वन इज अ लीकोप्लास्ट, द थर्ड वन इज अ क्रोमोप्लास्ट, द फोर्थ वन इज अ ऑल ऑफ अबव एंड फिफ्थ वन इज अ ये हमारे पास कौन सा आ गया? फिफ्थ वन इज अ नन। अब मुझे बताएं यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? मैंने दोबारा सा स्टेटमेंट सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि डबल मेम्ब्रेन एंड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल, यही स्टेटमेंट है। ऊपर वाली चीज मैंने रिमूव कर दी है, ये वाली चीज मैंने रिमूव कर दी है। मैंने कहा कि डबल मेम्ब्रेन या पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल, फिर नीचे मैंने एक ऑप्शन एक्सक्लूड कर दिया है, एक्सट्रैक्ट कर दिया है, दैट इज अ प्लास्टिड। प्लास्टिड नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन दिमाग घुमाए कौन सा होना चाहिए? अब यहाँ पर सोचेंगे यार देखो, क्लोरोप्लास्ट, ऊपर वाली स्टेटमेंट रिमूव कर दिया मैंने, ऊपर वाली स्टेटमेंट मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर आप सोचेंगे यार देखो, अगर मैं सोचता हूँ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज अ पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट इज अ पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल। अच्छा, तो फिर ऑल ऑफ अबव भी है, तो क्या इस केस के अंदर प्लास्टिड तो है नहीं? क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट है ना, तीन आ गए, फिर चौथा आ गया ऑल ऑफ अबव। क्या अब मुझे ऑल ऑफ अबव की तरफ जाना चाहिए? क्या अब मुझे ऑल ऑफ अबव की तरफ जाना चाहिए? तो मेरा आंसर रहेगा नहीं, आप ऑल ऑफ अबव की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में जो लीकोप्लास्ट है उसमें तो पिगमेंट सिरे से ही नहीं है ना, तो क्यों जाओगे आप ऑल ऑफ अबव की जानिब? इट्स मींस दैट कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट की चॉइस है चूज करने के लिए, दूसरी क्रोमोप्लास्ट की है। दोनों में से एक ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है? इज इट इज अ क्लोरोप्लास्ट और इट इज अ क्रोमोप्लास्ट? तो मैंने सिंपल बात पूछी, मैंने कहा डबल मेम्ब्रेन एंड पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल, पिगमेंट्स कंटेनिंग ऑर्गेनल, ठीक है। तो मुझे बताइए कौन सी है पिगमेंट्स कंटेनिंग ऑर्गेनल? तो पिगमेंट्स कंटेनिंग जो ऑर्गेनल होगी यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा? दैट विल बी अ क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट रहेगा, क्योंकि देखें ना लफ्ज पिगमेंट्स की जब भी हम बात करते हैं तो जब भी हम पिगमेंट की बात करते हैं तो बेटा देखें, एक चीज तो क्लियर होनी चाहिए आपको कि अगर हम बात करते हैं ना कि कौन सा पिगमेंट सबसे कॉमन है, या मैं बात अगर सिंपल ये करूं कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट, इन तीनों में से सबसे कॉमन प्लास्टिड कौन से हैं? तो सबसे कॉमन प्लास्टिड जो है वो कौन सा है? ग्रीन प्लास्टिड्स हैं। और ग्रीन प्लास्टिड का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अच्छा जी, लेकिन अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की जो बात है ना वो ये है कि अगर हम सोचें जरा माइंड से, अगर हम बेटा क्लोरोप्लास्ट को लगाते हैं तो लफ्ज है ग्रीन पिगमेंट नहीं इस्तेमाल किया गया। देखें अगर मैं ये लिखता ना डबल मेम्ब्रेन एंड ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेली, तो फिर आपको चाहिए था आप क्लोरोप्लास्ट की तरफ भागते। आप सोचते कि भाई सर ने लिखा है कि ग्रीन पिगमेंट सिर्फ क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, है ना, फिर आप भागते क्लोरोप्लास्ट की तरफ। जब मैंने एक जर्नल पूछा कि पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल, तो ग्रीन पिगमेंट के अलावा बाकी सारे पिगमेंट्स जो हैं वो क्रोमोप्लास्ट में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट गलत चॉइस नहीं है। मैंने जितने भी यहाँ पे हेडिंग्स दी हैं, स्टेटमेंट्स बोली हैं या लिखी हैं, उनमें से मोस्टली ऑप्शंस ऐसे लग रहे हैं जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनमें से सबसे कंपैटिबल हम चूज कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर मोस्टली जो कंपैटिबल आपके पास आंसर है वो आपके पास क्रोमोप्लास्ट है एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। बिकॉज अगर मैं ग्रीन पिगमेंट लिखूंगा तो फिर आप भागिएगा, आप जाइएगा क्लोरोप्लास्ट के पास, उसको कहिएगा कि भाई तुम मेरे बिल्कुल सही ऑप्शन है, मैंने तुम्हें चूज करना है। समझ आ गई बात? सो इस तरह से आपका जो माइंड है वो हर लिहाज से हर तरह की चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए एक्टिव और रिसेप्टिव होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, अब मैं निकनेम थोड़े से लिख देता हूं मैं यहां पर। पहली बात तो हमारे पास SCHIM, शिम्पर, नेम, द साइंटिस्ट नेम इज अ शिम्पर
इन 1883 के अंदर ये जो साइंटिस्ट हैं भाई साहब, ये देखें ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है 1893, खैर वो तो मैंने और ही चीज़ लिखी हुई है, मोंटैगनर ड्यूरेंट लाइन के बारे में लिखा हुआ है ना। तो इधर देखें शिम्पर 18। अच्छा मुझसे कुछ बच्चों ने कहा था कि सर ये रिमूव कर दें आप, ये साइड्स वाली चीज़ें, तो बेटा मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं ये चीज़ें रिमूव नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी काम हुआ है इनके ऊपर, तो इनको रिमूव नहीं कर सकते। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहीं पे मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो और हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा, ये जो सीरीज़ है ना, इसको जब आप देख रहे हैं तो इसको कोशिश करो कि इसको शेयर और लाइक करो। वो मेरे लिए नहीं है, वो इसके लिए है कि जब कोई भी नया व्यक्ति, कोई भी नया स्टूडेंट देखने आएगा तो आपके जो एक लाइक होगा ना, वो उसके लिए इस बात का सबूत होगा कि लेक्चर सीरीज बहुत बढ़िया है। और सेकंड चीज़, शेयर करने से क्या होगा, वो तमाम स्टूडेंट्स जो अकेडमीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, देखें अगर यही मैं लेक्चर किसी अकेडमी में खड़ा होकर दूंगा तो वहाँ पे बहुत हाई पैकेज लूँगा इस चीज़ के लिए, और वो तमाम स्टूडेंट जो इतना पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकते, ये यूट्यूब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। तो काइंडली जो भी आप में से देख रहे हैं बेटा उसको शेयर लाजमी करें नेक्स्ट, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो 1883 के अंदर जो है बेटा इस चीज़ को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, किस चीज़ को बेटा, किचन ऑफ सेल को। सो विच वन इज अ किचन ऑफ सेल। किचन ऑफ सेल का जो लफ्ज़ है ये हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, वी विल यूज इट फॉर द क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा ये ऐसा भी पूछ सकते हैं विच वन इज अ ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑर्गेनेली। बेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है ना फोटोसिंथेसिस, सो ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑर्गेनेली भी हुई, ऑक्सीजन रिलीजिंग ऑर्गेनेली भी हम इसी को कहेंगे। इसी को बेटा हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं, सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है, ये मैं बेटा आपको कन्फ्यूजन जो है वो आपको क्लियर करवाऊंगा कि ये किस तरह से चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, और बायोलॉजी को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो कितनी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग फील्ड है ये वाली। चलें जी, अब हम ज़रा देखते हैं कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो असल में बनते कैसे हैं, कि इनका ओरिजिन कहाँ से होता है। देखें बायोजेनेसिस, यानी कि मैं आपको बेसिकली क्या पढ़ाने वाला हूँ इस टाइम, मैं आपको बताने वाला हूँ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उतना ज़रूर करेंगे जितना का पेपर में आ सकता है, एमडी कैट के पेपर में हमसे पूछा जाएगा। और बायोजेनेसिस तो देखिए ज़रा बेटा, सबसे पहले पता क्या होगा, जो सेल्स होंगे हमारे पास, एक सेकंड दें मुझे, ठीक है, हाँ, तो जो सेल होता है ना, तो सेल ये हमारे पास आ गया एक डेवलपिंग सेल, और डेवलपिंग सेल के अंदर ये आ गया हमारे पास एक प्लास्टिड। अब ये प्लास्टिड जो है ना, ये प्लास्टिड सबसे पहले डिवाइड करेगा। इस प्लास्टिड के डिवाइड करने से दो प्लास्टिड बनेंगे। एक प्लास्टिड डिवाइड किया किस मैकेनिज्म के जरिए से डिवाइड किया, फिशन के जरिए से। एक प्लास्टिड जो है वो डिवाइड करेगा फिशन के जरिए से, उसके नतीजे में दो डॉटर प्लास्टिड बन जाएंगे, एक पेरेंट प्लास्टिड। तो मैं यहाँ पे बेटा लिख देता हूँ, एक हमारे पास जो है वो पेरेंट प्लास्टिड डिवाइड किया, उस पेरेंट प्लास्टिड के डिवाइड करने से हमारे पास कौन से प्लास्टिड बने, हमारे पास बने डॉटर प्लास्टिड, हमारे पास बेटा डॉटर प्लास्टिड्स बन गए। अब ये जो दो डॉटर प्लास्टिड बने हैं, इस किस मैकेनिज्म के जरिए से, फिशन के जरिए से बने हैं, और इन डॉटर प्लास्टिड को हम नाम देंगे प्रोप्लास्टिड्स। दीज आर नोन एज अ प्रोप्लास्टिड्स, इनको प्रोप्लास्टिड्स का नाम दे देंगे। क्लियर होगी बात। सो ये हमारे पास प्रोप्लास्टिड्स बन गए। अब अगर ये जो प्रोप्लास्टिड बने हैं, अगर इन प्रोप्लास्टिड को लाइट नहीं मिलती, अगर इन प्रोप्लास्टिड को सनलाइट जो है वो मुयस्सर नहीं होती, तो इसके नतीजे में बेटा ये चेंज हो जाएंगे एटियोप्लास्ट के अंदर। दे आर गोइंग टू बी चेंज इनटू एटियोप्लास्ट। तो ये एटियोप्लास्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे। एटियोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपने कहना है कि जो एटियोप्लास्ट होते हैं, दीज आर द आप कह लें कि यूजलेस प्लास्टिड्स कह सकते हैं, यूजलेस प्लास्टिड्स आप कह दें इनको, या फिर आप कह लें कि नॉन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड्स, ठीक है, नॉन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड्स, नो पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड भी हम इसको कह सकते हैं, नो पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड का कंटेनिंग प्लास्टिड। या फिर दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह लें कि ये जो प्लास्टिड्स हैं ये तब बनेंगे जब हमारे पास बेटा सनलाइट, मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जब सनलाइट जो है वो मौजूद नहीं होगी तो एटियोप्लास्ट में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद जब इसी प्लास्टिड को सनलाइट मिलेगी, तो सनलाइट के मिलते ही ये जो प्लास्टिड होगा, इट इज़ गोइंग टू बी चेंज्ड इनटू द क्लोरोप्लास्ट। अगर तो टियोप्लास्ट को सनलाइट मिल गई तो उसके नतीजे में ये किस में चेंज हो जाएगा, ये क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो सकता है। अब क्लोरोप्लास्ट में एक चीज़ तो आपको आइडिया होगा ही होगा कि आपने ग्रैना के बारे में लाजमी पढ़ा होगा, तो ये चीज़ याद रखना कि एक ये भी फ़र्क होता है कि यहाँ पर जो एटियोप्लास्ट होता है ना, एटियोप्लास्ट के केस के अंदर बेटा किसी भी किस्म के जो ग्रैना होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा एब्सेंट रहते हैं। सो इस तरह से जो ग्रैना होंगे वो यहाँ पर एब्सेंट रहेंगे, और एटियोप्लास्ट में जब सनलाइट मुयस्सर होगी तो उसके नतीजे में यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ
तो क्लोरोप्लास्ट बन जाएंगे। अब वो कैसे बनेंगे वो भी दिखाएंगे। और अगर ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत हमें नहीं रही तो क्लोरोप्लास्ट वक्त की नज़ाकत और ज़रूरत के मुताबिक चेंज हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट के अंदर। सपोज दैट आई एम टेकिंग वेरी सिंपल एग्जांपल, आपने हरी मिर्च देखी होगी, आपने सालन हंडिया जब बनाते हैं तो उसमें सुर्ख मिर्च डालते हैं। वो सुर्ख मिर्च जो है वो लाल रंग की जो मिर्च है वो कैसे बनती है? हम हरी मिर्च जो होती है ना, जो देहाती लोग हैं उनको पता होगा कि हरी मिर्च जो है जब हम उसको खुश्क करते हैं, धूप में रखते हैं, तो काटने के बाद, अलग करने के बाद धूप में रखेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी? हरी मिर्च चेंज हो जाती है लाल मिर्च के अंदर, है ना, धूप के पड़ने की वजह से। अब वो हरी मिर्च जब थी, देखिए क्लोरोप्लास्ट हर उस जगह पे होगा जहां पर आपको ग्रीन कलर देखने को मिल जाए। वो स्टेम में भी होंगे, लीव्स में भी होंगे, मेरिस्टेमेटिक, हर एक चीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब हमने उस मिर्च को, कैप्सिकम को धूप में रखा तो उसके ऊपर सनलाइट पड़ी, सनलाइट के पड़ने की वजह से उसका जो क्लोरोप्लास्ट है, जो ग्रीन पिगमेंट है, वो किस में चेंज हो गया? दैट इज चेंज्ड इनटू द रेड कलर। वो रेड कलर में चेंज हो गया। अच्छा, वो चेंज नहीं हुआ, असल में हुआ यूं कि उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल है, वो क्लोरोफिल वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता जा रहा है। जब वो क्लोरोफिल जो है वो वक्त गुजरने के साथ बेटा कम होता चला जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा? अब क्लोरोप्लास्ट की बात की मैंने कहा, क्लोरोफिल जो है वो वक्त गुजरने के साथ क्या होता जा रहा है? क्लोरोफिल वक्त गुजरने के साथ कम होता जा रहा है। जब क्लोरोफिल वक्त गुजरने के साथ कम होता चला जाएगा तो उसके नतीजे में जो पीछे पिगमेंट बचेगा, वो पिगमेंट आपके पास रेड पिगमेंट बन जाएगा। कैरोटिनॉइड्स की फैमिली जो होगी वो आपके पास बच जाएगी पीछे। तो उसी रेड पिगमेंट की वजह से, ठीक है, लाइकोपिन का नाम देते हैं उसको, लाइकोपिन, ठीक है, रेड पिगमेंट। सो जिसकी वजह से बेटा क्या होगा, वो जो ग्रीन कभी आपने कैप्सिकम देखे तो आपको रेड कैप्सिकम में चेंज हो जाएगी। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होंगे वो जरूरत के मुताबिक किसमें किसी और जो पिगमेंट होते हैं वो भी इसमें प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट इज चेंज इनटू द क्रोमोप्लास्ट में क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ये चीज आपको समझ आ गई किस तरह से प्लास्टिड जो है वो फिशन के नतीजे में बने, फिर अटियोप्लास्ट, फिर इस तरह से मैकेनिज्म चल पड़ा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर कोई प्लांट है ना, प्लांट जो है अगर आप उसको अंधेरे में रखते हैं तो अंधेरे में रखने के बाद क्या होगा बेटा, उसके जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, प्लास्टिड जो होते हैं वो उसके नंबर भी कम हो जाते हैं। यानी कि उसका ग्रीन कलर प्लांट का जो होता है वो लॉस भी हो जाता है। तो ग्रीन कलर के लॉस होने में भी इसका रोल होता है सनलाइट का। यानी कि फार्मेशन जो होगी इसकी, यानी कि जो फार्मेशन होगी वो फिशन के जरिए से होगी। अगर प्लास्टिड्स, अगर हम कहते हैं ना कि प्लास्टिड्स खत्म कैसे होते हैं, प्लास्टिड खत्म कैसे होंगे, तो आपने कहना है कि जो डीजनरेशन होती है, डीजनरेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो प्लास्टिड का, आप कह लें कि इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता है कि ये ख़त्म हो जाते हैं। अब देखें, या तो ये इस तरह से चेंज होंगे, या फिर बेटा अगर तो ये प्लास्टिड जो हैं ये एक और कैटेगरी में भी चेंज हो सकते हैं, दैट इज़ अ लिकोप्लास्ट। किस में चेंज हो जाएंगे? लिकोप्लास्ट के अंदर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, जो कि हमें स्फेरिकल ओवल शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब ज़रा इस लिकोप्लास्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बेटा अगर तो लाइट अवेलेबल नहीं है, देखें जब अटियोप्लास्ट, वो प्रोप्लास्टिड जो ना प्लांट के स्पेशल हिस्से में मौजूद हैं, वो प्रोप्लास्टिड जो प्लांट के अंदर स्पेशल हिस्सों में मौजूद हैं, जैसे कि अगर बात कर लेते हैं बेटा, मैं रूट्स वाली साइड पर बात कर लेता हूं, तो रूट वाली साइड पर देखें वो तो ज़मीन के हमेशा नीचे ही रहेंगे। क्या उन्हें किसी भी किस्म की सनलाइट का कोई इशू है? उन्हें सनलाइट का किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं होता। इसी वजह से उस वक्त जो प्रोप्लास्टिड होते हैं वो एक खास किस्म की प्लास्टिड में चेंज हो जाएंगे, दैट इज नोन एज अ लिकोप्लास्ट। और लिकोप्लास्ट के अंदर क्या चीज़ स्टोर की जाएगी? लिकोप्लास्ट के अंदर खुराक को स्टोर किया जाता है। अब लिकोप्लास्ट की आगे 3 कैटेगरीज आपने याद रखनी है। पहली कैटेगरी को बेटा हम नाम देंगे प्रोटीनोप्लास्ट। पहली कैटेगरी को क्या नाम देंगे? हम इसको नाम देंगे प्रोटीनोप्लास्ट का नाम देंगे, प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट के बाद बेटा आ जाएगा हमारे पास अमाइलोप्लास्ट, और अमाइलोप्लास्ट के बाद हमारे पास आ जाएगा ओलियोप्लास्ट, ठीक है, या फिर हम इसको ओलियोसोम्स भी कहते हैं, ओलियोसोम्स का नाम भी देते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा बेटा, ऐसे लिकोप्लास्ट जिनके अंदर जो खुराक है वो प्रोटीन्स की फॉर्म के अंदर स्टोर होती है, हम उसको बेटा नाम क्या देंगे? हम उसको नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज अ प्रोटीनोप्लास्ट। ऐसे लिकोप्लास्ट जिनके अंदर खुराक जो है वो स्टार्च की फॉर्म के अंदर स्टोर होती है, दैट इज अ माइलोप्लास्ट। और जिनके अंदर लिपिड्स ड्रॉपलेट्स या ऑयल ड्रॉपलेट्स, लिपिड्स या फिर अगर हम बात कर लेते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स, इनकी फॉर्म के अंदर स्टोर होती है, हम उसको क्या नाम देंगे? वी कॉल्ड इट आउट द ओलियोसोम्स या ओलियोप्लास्ट का नाम दे देंगे। सो इस तरह से दैट इज द बायोजेनेसिस अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की बायोजेनेसिस के बारे में है कि क्लोरोप्लास्ट बनते किस तरह से हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में या प्लास्टिड के बारे में एक डेफिनेशन याद रखिएगा। हमने कहा कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, पिगमेंट कंटेनिंग होती है, और बेटा ये डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर होती है, डिस्क्वाइड। इसको डिस्क्वाइड जो है स्ट्रक्चर इसलिए मैंने कहा है, डिस्क्वाइड का मतलब होता है डिस्क लाइक। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये भी इसकी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन का एक अहम जुज है कि हम इसको क्या कहेंगे? इट इज अ डिस्क्वाइड स्ट्रक्चर का
नाम देंगे। इज इट क्लियर? होप सो यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब हम बेटा डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमें बेटा बेसिकली जिन चीज़ों को कवर करना है ना, उनमें से इसके पार्ट्स हम बेसिकली देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दूंगा। हेडिंग है मेरे पास पार्ट्स के बारे में, इसके हिस्से। अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ आपको याद ये रखनी है कि इसमें आपको देखने को मिलेगी इनवेल्प। क्या चीज़ देखने को मिलेगी? इनवेल्प। अगर हम इनवेल्प की बात करते हैं तो बेटा आपको ये डबल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ये कौन सा इनवेल्प तो होगा, इनवेल्प में कितनी मेम्ब्रेन्स होंगी? डबल मेम्ब्रेन होंगे। डबल मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेंगी। एक होगी आउटर मेम्ब्रेन, एक होगी इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में किसी भी किस्म का कोई भी फ्लूइड वगैरह मौजूद नहीं होगा। किसी भी किस्म का हाइड्रोजन आयंस या किसी और आयंस के स्टोरेज के लिए कंटेंट मौजूद नहीं रहेगा। जिस तरह से आपने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और मैंने आपको कहता कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसके आउटर कंपार्टमेंट बनाता है। तो वहाँ पर आउटर कंपार्टमेंट के अंदर हाइड्रोजन आयंस को क्या किया जा रहा था? स्टोर किया जा रहा था। लेकिन इस केस के अंदर बेटा आपको किसी भी किस्म की इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। सो हम कहेंगे इसमें हमें डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेंगी। साथ में बेटा आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपको थैलाक्वाइड्स देखने को मिलेंगे। थैलाक्वाइड के बाद अगर हम बात करें, आपको बेटा लैमिला देखने को मिलेगा। लैमिली देखने को मिलेगा। उसके बाद बेटा आपको स्ट्रोमा लैमिली देखने को मिलेगा। स्ट्रोमा लैमिली, व्हाट इज स्ट्रोमा लैमिली? उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ग्रैना लैमिली देखने को मिलेगा। या फिर अगर हम बात कर लेते हैं लार्जर लैमिली एंड द स्मॉलर लैमिली, ये भी आपको बेटा यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो फिर उसके बाद बेटा हम इनका कंपैरिजन करेंगे, फिर और भी इससे रेलेवेंट चीज़ें देखते हैं। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। देखें, आपको ये मेम्ब्रेन नज़र आ रही है बेटा, ये है प्रोप्लास्टिड। अब प्रोप्लास्टिड में जैसे ये प्रोप्लास्टिड जो है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, तो सनलाइट के पड़ते ही प्रोप्लास्टिड की जो इनर मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो बिल्कुल स्मूथ रहेगी। जो इनर मेम्ब्रेन होगी ना, इनर मेम्ब्रेन इस तरह से अंदर की जानिब, इनर मेम्ब्रेन इस तरह से बेटा अंदर की जानिब जो होंगी वो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह से इनर मेम्ब्रेन अंदर की जानिब, अब इनर मेम्ब्रेन जब अंदर की जानिब इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देंगे ऐसे, तो इनको हम क्या नाम देंगे? इसी को हम बेटा नाम कर देंगे, दिस वन इज नोन एज अ थैलाक्वाइड्स। तो थैलाक्वाइड्स जो होती हैं वो ऐसे बनती हैं। व्हाट इज थैलाक्वाइड? इसके अंदर इस तरह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं। अब वो जो बेटा सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती है ना, उन्हीं सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? हम उनको नाम देते हैं थैलाक्वाइड का। अब यहाँ पे गौर से देखें, मैंने कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं जो मैंने कनेक्ट करके दी हैं आपको इनर मेम्ब्रेन के साथ। तो इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो इन थैलाक्वाइड्स जो होती है ना उनके साथ कनेक्टेड हुई होती हैं। वो कनेक्टेड इसलिए होती हैं इस इनर मेम्ब्रेन के साथ ताकि जो मटेरियल का एक्सचेंज है ना बेटा वो हो सके। तो इस तरह से जो हमारे पास प्रोप्लास्टिड्स हैं वो आगे चेंज हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें, ये एक सिंगल, मैंने कहा कि आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो बिल्कुल स्मूथ रहती है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसको नाम क्या देंगे? इसको बेटा आप नाम देंगे थैलाक्वाइड का। थैलाक्वाइड्स जो होते हैं ये आपस में इस तरह से थैलाक्वाइड का जो ढेर है पाइल बन जाएगा। थैलाक्वाइड एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट होते रहते हैं। थैलाक्वाइड्स एक दूसरे के ऊपर क्या होते रहेंगे? एडजस्ट होते रहते हैं। तो थैलाक्वाइड्स के एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट होने के बाद थैलाक्वाइड का ढेर लग जाएगा। और थैलाक्वाइड का वो जो ढेर होगा ना, उस थैलाक्वाइड के ढेर को हम क्या नाम देंगे? उस ढेर को बेटा हम नाम देंगे ग्रैना का। दिस वन इज नोन एज अ ग्रैना। तो बेटा मैंने इसको क्या नाम दिया? ग्रैना का। ये बेटा मेरे पास दोनों को इकट्ठा पढ़ूंगा तो मैं कहूँगा इनवेल्प। फिर इनमें से एक की बात करूँगा तो इसको क्या नाम दूंगा? थैलाक्वाइड्स, थैलाक्वाइड का नाम दूंगा। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट आपको किस जगह पर, सेल के किस जगह पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? तो बेटा प्लास्टिड की एक कैटेगरी क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा आपको नंबर में जिस जगह पे देखने को मिलेंगे वो होते हैं मीजोफिल सेल्स। प्लांट्स के जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, प्लांट्स के बेटा जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, उन मीजोफिल सेल्स में आपको जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो सबसे ज़्यादा नंबर्स में देखने को मिलेंगे। प्लांट्स के जो मीजोफिल सेल्स हैं उन मीजोफिल सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा नंबर्स में देखने को मिलेंगे। इज इट क्लियर? इस तरह से ये चीज़ आप याद रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद बेटा यहाँ पर देखिए ग्रैना, मैंने आपको बताया ग्रैना क्या है। मैंने कहा थैलाक्वाइड का जो पाइल है उसके ढेर को क्या कहेंगे? ग्रैना कहेंगे। अब ये जो ग्रैना है
इसी ये जो ग्रैना है ना, ये एक ग्रैना दूसरे ग्रैना के साथ इस तरह से मेम्ब्रेन्स की मदद से बेटा आपस में अटैच होगा। अब वो जो मेम्ब्रेन्स होंगे जिसकी मदद से बेटा ये आपस में ऐसे अटैच होगा, उसी मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देंगे, उस मेम्ब्रेन को हम नाम देंगे इंटरग्रैना का, या उसी मेम्ब्रेन को हम नाम क्या देंगे, लैमिला का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, लैमिला का नाम दे देंगे। सो इट इज आल्सो नोन एज अ इंटरग्रैना, उसको हम बेटा नाम देंगे इंटरग्रैना का, या फिर हम उसी को नाम के देंगे, उसको आप नाम के देंगे दिस वन इज आल्सो नोन एज अ लैमिला। और इसका जो ग्राउंड मैस होगा, यानी कि थैलाक्वाइड के अंदर जो फ्लूइड होगा, यानी कि जो ग्राउंड मैस होगा, उस ग्राउंड मैस को हम क्या नाम देंगे, उस ग्राउंड मैस को बेटा हम नाम देंगे दिस वन इज नोन एज अ, इस ग्राउंड मैस को आप नाम दे देंगे स्ट्रोमा का। इस ग्राउंड मैस का नाम क्या होगा, स्ट्रोमा होगा। तो ये ग्राउंड मैस स्ट्रोमा है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ना स्ट्रोमा, तो स्ट्रोमा जो होता है इसकी जो कंपोजिशन होती है ये यूनिफॉर्म होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरह। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं स्ट्रोमा, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, स्ट्रोमा हैज़ यूनिफॉर्म, स्ट्रोमा हैज़ यूनिफॉर्म इट्स कंपोजिशन like that of mitochondria, like that of माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरह इसकी भी जो होती है बेटा वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्लियर होगी बात। अब कैसे होती है उसको भी ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर हम बात करते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की या स्ट्रोमा की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ इन दोनों में जो कॉमन रहती है वो ये है कि इन दोनों के जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या स्ट्रोमा है, इन दोनों में क्या मौजूद होगा, राइबोसोम देखने को मिलेगा। वो राइबोसोम कितने एस का होता है, 70 एस का राइबोसोम होता है। कितने एस का, 70 एस का। पॉइंट नंबर सेकंड, बेटा इनके पास अपना डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए भी होता है। डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए भी इनके पास अपना होता है। सबसे पहला पॉइंट, इनमें हमने क्या बात की, हमने कहा कि इसमें 70s का राइबोसोम होता है। दूसरे नंबर पे मैंने क्या कहा, मैंने कहा इनमें आपको डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए भी देखने को मिलेगा। और तीसरी चीज़ बेटा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको एंजाइम्स भी देखने को मिलेंगे, आपको एंजाइम्स भी देखने को मिलेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, ऑल टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, ऑल टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए ये भी देखने को मिलेगा। अब बेटा एंजाइम्स किस चीज़ के आपको देखने को मिलेंगे, एंजाइम्स बेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन के। एंजाइम्स किस चीज़ के देखने को मिलेंगे, सेलुलर रेस्पायरेशन के। अच्छा, यहाँ पर एक बच्चे जो हैं एक मिस्टेक कर देते हैं, आपको मैं बताता हूँ। अगर बेटा आपसे पूछ लिया जाए कि एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती है कि नहीं, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ और आपसे देखते हैं कि आप क्या इस चीज़ को सही ऑप्शन चूज कर पाते हैं या नहीं। एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन। नीचे बेटा मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है मेरे पास बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है मेरे पास बेटा क्लोरोप्लास्ट, और ऑप्शन सी जो है वो है मेरे पास बोथ, और ऑप्शन डी है बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे पास सेल वॉल। तो जल्दी से बताइए इनमें से सबसे राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन, एटीपी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही होती है। तो बेटा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यही सोचेंगे कि एटीपी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है पावर हाउस ऑफ सेल, जिसका नाम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एटीपी प्रोड्यूस होती है। मैं नेक्स्ट जब आपको फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म इससे रेलिवेंट करके दूंगा ना, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का जो मैकेनिज्म है वो एटीपी प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि एटीपी जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी तो भाई नहीं रही है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होने हैं, फिर लाइट रिएक्शंस होने हैं, लाइट रिएक्शंस में एटीपी बनती है। तो इस तरह से आप ये कभी भी नहीं कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया से कनेक्टेड है, ये हम कहेंगे कि बोथ दोनों के अंदर बन रही होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि जो एंजाइम्स इन दोनों के अंदर कॉमन होते हैं वो यही होते हैं कि सेलुलर रेस्पायरेशन के, यानी कि सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब कि एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पे भी हो रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चेंज कर लीजिएगा बेटा, सेलुलर रेस्पायरेशन मत लिखिएगा, क्योंकि सेलुलर रेस्पायरेशन की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादातर कनेक्टेड रहती है माइटोकॉन्ड्रिया से। तो हम यहाँ पे ये ज़रूर लिख सकते हैं कि एटीपी की जो प्रोडक्शन होती है उसके लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो इन दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें यहाँ पर ये कनेक्टिंग लिंक भी लिख देता हूँ, ये एटीपी जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे भी तो पूछ सकते हैं ना कि विच वन इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा ये जितने भी पॉइंट्स आपको लिख के दिए हैं ना, राइबोसोम होता है, 70s होता है, डबल होता है, ये होता है, वो होता है, ये सारे इसके कनेक्टिंग लिंक्स हैं। इसके अलावा एक और कनेक्टिंग लिंक लिख के देते हैं आपको बेटा, डैट इज एंडोसिम्बायोइंट हाइपोथेसिस, डैट इज एंडोसिम्बायोइंट हाइपोथेसिस।
अब ये एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस क्या कहता है कि क्लोरोप्लास्ट आखिर बना कैसे होगा, इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस आपने क्लास 12 चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन, वहाँ पर टॉपिक नंबर आपके पास 24.1, वहाँ पर आपने पढ़ा था एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स के प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे बने होंगे। और वहाँ पर आप लोग खुद कहते हैं कि एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस ये कहता है कि पता क्या था, सबसे पहले था हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल था? प्रोकैरियोटिक सेल। अब वो जो प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास बेटा मौजूद था, उस प्रोकैरियोटिक सेल ने किस चीज़ को खाया? उसने खाया एक बैक्टीरिया को। वो बैक्टीरिया कौन सा था? उस बैक्टीरिया का नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को जो प्रोकैरियोटिक सेल ने खाया डाइजेस्ट करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, तो ब्लू ग्रीन जो एल्गी थे ना, उसने क्या कहा? उसने कहा महाराज मुझे मत खाओ, अगर तुमने मुझे खा लिया तो क्या होगा? एक वक्त खाओगे, एक वक्त खाने के बाद क्या हो जाएगा? काम खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें एनर्जी, जान भूख के लाले पड़ेंगे, खाना खाना पड़ेगा, एनर्जी लेना पड़ेगी, उसके बगैर तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। उसने पूछा, देखो प्रोकैरियोटिक सेल ने कहा कि कौन सा ऐसा प्रस्ताव मुझे पेश करते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी ने कहा महाराज मुझे मत खाइए, मुझे छोड़ दीजिए। और प्रोकैरियोटिक सेल पूछ रहा है मुझे कोई प्रस्ताव दो जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ दूं, कोई एक अच्छी रीजन दो। तो उसने कहा कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया रीजन है कि आप मुझे खाओगे नहीं। उसने कहा कौन सी? उसने कहा कि देखें, अगर आपने मुझे खा लिया तो एक वक्त की एनर्जी मिलेगी, अगर आप मुझे, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब साइनोबैक्टीरिया बहुत सियाना था। उसने कहा इसको देखो कैसे बनाया प्रोकैरियोटिक सेल को। उसने कहा कि अगर तुम मुझे नहीं खाओगे, मैं तुम्हारे लिए सारी जिंदगी क्या करूंगा? फोटोसिंथेसिस करूंगा, सारी जिंदगी के लिए गुलाम बन के रहूंगा, फूड तैयार करूंगा तुम्हारे लिए जिसको तुम आराम से कौन से खा सकते हो। तो प्रोकैरियोटिक सेल ने सोचा यार बंदा तो बढ़िया मिल गया मुझे। उसने कहा ठीक है, तुम मेरे साथ बेटा रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? सिम्बियोटिकली रह सकते हैं, यानी कि सिम्बियोसिस के मैकेनिज्म के जरिए से उसने उसकी बॉडी के अंदर, उसके सेल के अंदर रहना शुरू कर दिया। इसी वजह से हम कहते हैं, ये हाइपोथेसिस ये कहता है, देखें लफ्ज़ यहाँ पे हाइपोथेसिस है, कोई लाल नहीं बता रहा मैं आपको, हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है, यही साइनोबैक्टीरिया वक्त गुजरने के साथ बाद में किस में जाकर चेंज हो गया? इट इज चेंज इनटू क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि साइनोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्लोरोफिल लाजमी होता है। तो बताऊंगा आपको कहाँ पे होता है, लेकिन अब तक ये याद रखें कि जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा, उन लोगों का मानना ये है कि वो शायद कैसे डेवलप हुआ होगा? साइनोबैक्टीरिया से ही डेवलप हुआ होगा। अच्छा, क्या ये बात ठीक है या नहीं ठीक? तो बेटा साइंटिस्ट ने क्या किया, इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, या गलत साबित करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन से किए? उन्होंने बेटा साइनोबैक्टीरिया का डीएनए निकाला, उन्होंने डीएनए निकाला क्लोरोप्लास्ट का। इन दोनों के डीएनए की जो मॉलिक्यूलर सीक्वेंस हैं, जो जेनेटिक कोड्स हैं, उनको बेटा मैच करने की कोशिश की। जब उन्होंने इनके दोनों के डीएनए को टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि इन दोनों का जो डीएनए है वो आपस में मैच करता है, लेकिन मैचिंग के साथ इनके जो डीएनए और आरएनए हैं उनमें डिफरेंस भी है। उनके अंदर क्या है, एग्जैक्टली मैच नहीं करता, जिसकी वजह से इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि ये वाकई में वहाँ से बिलोंग करता है या नहीं करता। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस जो कि ये कह रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो असल में सिम्बियोटिकली उसने रहना शुरू कर दिया सेल के अंदर, तो हम उसको नाम दे दिया एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस। तो वो ये कहता है कि शायद ये ऐसा बना होगा। इसी वजह से, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा वो सेल के, क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल के अंदर रहता है, तो इसी वजह से हम इसके लिए एक और नाम भी सुजेस्ट करते हैं। हम इसको कहते हैं इट इज मे बी सजेस्टेड एज ऑर्गेनिज्म विद इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसके तौर पर भी हम इसको सुजेस्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म विद एन ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? तो इस तरह से ये देखें, ये वो तमाम यूनिक पॉइंट्स हैं, ये यूनिफॉर्म पॉइंट्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इसके अंदर सेम है। बट यहाँ पर राइबोसोम की बात की, मैंने कहा राइबोसोम जो होता है वो 70S का होता है। वैसे तो मैंने आपको जब राइबोसोम वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको इनके राइबोसोम्स का कंपेरिजन भी करके दिया था। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, इनका जो राइबोसोम होता है ना बेटा, उस राइबोसोम के अंदर आपको 23S राइबोसोमल आरएनए देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेटा आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा 16S राइबोसोमल आरएनए। अब 16S राइबोसोमल आरएनए, तो 16S राइबोसोमल जो आरएनए होता है बेटा, ये आरएनए पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के खास स्पीशीज में पाया जाता है। सो इट्स मीन्स डैट कि ये जो राइबोसोम है
ये जो राइबोसोम है क्लोरोप्लास्ट का, ये राइबोसोम वही राइबोसोम है जो कि बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। और किसी भी किस्म की जो प्रोटीन चाहिए, देखिए ना मैंने कहा कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली या ऑटोनोमियस ऑर्गेनेली इसलिए कहते हैं बिकॉज इसको खुद की मरम्मत करना आता है। अगर किसी भी किस्म की कोई भी समस्या आती है तो ये ज़रूरत के मुताबिक खुद को मरम्मत करने के लिए किसी भी किस्म की जो प्रोटीन है, किसी भी किस्म की बेटा कोई भी चीज़ जो इसको रिक्वायर्ड होगी, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म के जरिए से उसको क्या कर लेगी, प्रिपेयर्ड कर लेगी। सो दैट इज़ द, आपने कंपेयर कर लिया उन दोनों के मैट्रिक्स को और साथ में एक अच्छी सी थ्योरी भी आपने स्टडी कर ली। देखें बेटा, अब हम वापस बैक टू द स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने इन्वेलप देखा। इन्वेलप में हमने देखा कि इनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई आप मैट्रिक्स फ्लूइड या फिर ये कह लें कि हाइड्रोजन आयंस को स्टोर करने के लिए किसी भी किस्म का यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड चीज़ मैंने आपको ये कहा कि थैलाकॉइड होते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको थैलाकॉइड कहते हैं। अब ये जो थैलाकॉइड्स होते हैं ना बेटा, ये तकरीबन डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट है। तो बेटा जो एमडी कैट के बच्चे हैं वो इसको करें 25 to 50 थैलाकॉइड्स, 25 to 50 थैलाकॉइड्स जब आपस में मिलते हैं, उनके एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे मिलते जाते हैं। तो बेटा थैलाकॉइड्स के मिलने से जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देते हैं ग्रैना का। इट इज़ नोन एज अ ग्रैना। चौथे नंबर पर बेटा मैंने क्या लिखा, ग्रैना लिख दिया यहाँ पर। तो ये ग्रैना बनेगा थैलाकॉइड। तो कितने थैलाकॉइड के मिलने से 25 to 50। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेटा ये है कि ग्रैना के अंदर मुख्तलिफ लिखा गया है, कुछ बुक्स के अंदर 12 to 40 भी लिखा गया है। तो ये जो रेंज है ये आप यही याद रखें कि मेरा ख्याल जो आपके पास 25 या 20 से 50 की रेंज है, ये बेहतरीन रेंज है, ये आपने माइंड में रखनी है। और दूसरी चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि कितने ग्रैना होते हैं। थैलाकॉइड 25 से 50 थैलाकॉइड मिलेंगे तो ग्रैना बनेंगे। अब कितने ग्रैना मौजूद होंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो बेटा अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैना के नंबर कंफर्म होते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैना के नंबर कंफर्म नहीं होते। जैसा कि मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर। तो सनलाइट, इसकी जो साइज होता है, इसका जो शेप होता है बेटा वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सनलाइट के ऊपर देखें ना, डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट जो फॉर्मेशन है वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड कर रही थी। तो इस तरह से ये चीज़ याद रखनी है कि इस ऑर्गेनेली के साइज शेप डिपेंड करेगी, सनलाइट के ऊपर डिपेंड करने वाली है। ओके, अब बेटा यहाँ पे मैंने थैलाकॉइड लिख दिया। अब जो थैलाकॉइड है, ये थैलाकॉइड का जो ढेर है, इन थैलाकॉइड के ढेर को ये ब्लैक वाली जो चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं उसी को बेटा मैंने नाम दिया है इंटरग्रैना का, उसी को मैंने नाम दिया है लैमिला का। अब आपके पास ये जो ग्रैना है ना, ग्रैना के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखने को मिलेगा जिसको हम क्या नाम देंगे, जिसको बेटा हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। सो वेयर द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये जो आपके पास है ग्रैना, ठीक है, तो एक है ग्रैना, दूसरा ग्रैना। यहाँ पे मैंने कुछ लफ्ज़ लिखे हैं, एक पे मैंने लिखा है स्ट्रोमा लैमिले और दूसरा मैंने लिखा है ग्रैना लैमिले। व्हाट इज अ स्ट्रोमा लैमिले? बेटा स्ट्रोमा लैमिले क्या होता है? अगर हम स्ट्रोमा लैमिले की बात करते हैं तो बेटा ये स्ट्रोमा जो फ्लूइड है इसके अंदर ये जो इंटरग्रैना है, इसी इंटरग्रैना को हम क्या नाम देंगे, इसको बेटा हम नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज अ स्ट्रोमा लैमिले। तो हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको स्ट्रोमा लैमिले का नाम देते हैं, लेकिन स्ट्रोमा लैमिले का नाम देते हैं। और ये जो स्ट्रोमा लैमिले होते हैं ये बेटा लार्जर लैमिले होते हैं। दूसरा जो लैमिले होता है वो ग्रैना लैमिले होता है। ग्रैना लैमिले किसको कहते हैं? ग्रैना लैमिले कहते हैं बेटा ये जो ग्रैना है इसको नाम देंगे ग्रैना लैमिले का। तो ग्रैना लैमिले के बीच में जो ब्लैक रीजन मैंने आपको दिखाया है दैट इज अ स्ट्रोमा लैमिले। और ग्रैना लैमिले में एक सिंगल को थैलाकॉइड कहेंगे, उस थैलाकॉइड के अंदर खाली जगह को बेटा आप क्या नाम देंगे, उसको आप नाम देंगे ल्यूमन का। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड द ल्यूमन। अब हम बेटा जरा इसकी जो डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस या कंपेरिजन, डिफरेंस क्या लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रैना लैमिले एंड द स्ट्रोमा लैमिले, इनके दरमियान फर्क क्या होता है? देखें बेटा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रोमा लैमिले और फिर बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं ग्रैना लैमिले। इनके दरमियान फर्क ये होता है कि बेटा जो स्ट्रोमा लैमिले है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन है, वो एक सिंगल मेम्ब्रेन, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन होती है। उसके बरअक्स अगर आप ग्रैना की बात करते हैं तो बेटा जो ग्रैना होती है इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। सेकंड चीज़ अगर हम बेटा बात करते हैं स्ट्रोमा लैमिले की, तो मैंने कहा ये सिंगल मेम्ब्रेन भी होती है। दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्ट्रोमा लैमिले होते हैं यहाँ पर बेटा जो क्लोरोफिल है वो एब्सेंट होता है, यहाँ पर क्लोरोफिल जो होगा बेटा वो एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि इस केस के अंदर पिगमेंट जो होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है, पिगमेंट या ग्रीन पिगमेंट बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रीन पिगमेंट इज प्रेजेंट।
यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होता है। अब दूसरे केस के अंदर बेटा स्ट्रोमा लैमेले और ग्रेना लैमेले, यानी कि अगर हम बेटा बात कर लेते हैं यहाँ पर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल कैरोटिनॉइड्स या एसेसरी पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो वो सारे के सारे आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको बेटा वो देखने को मिलेंगे ग्रेना लैमेले में, स्ट्रोमा लैमेले में देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि उसकी रीज़न ये होती है कि जो डार्क यानी कि जो लाइट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, लाइट रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं वो बेटा यहाँ पर नहीं होते, लाइट रिएक्शन यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो लाइट रिएक्शन जो होते हैं वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, लाइट रिएक्शंस। तो बेटा जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लाइट रिएक्शन प्रेजेंट इन ग्रेना लैमेले। सो ग्रेना लैमेले के अंदर आपको लाइट रिएक्शन जो हैं वो देखने को मिलेंगे, उस केस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेना लैमेले एंड द स्ट्रोमा लैमेले। होप सो बेटा ये चीज़ आपको ये भी क्लियर हो चुकी है कि ये क्या है असल में। चलें जी, अब हम बेटा नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करते हैं। स्ट्रक्चर समझ आ गया सबको बेटा। अब हम बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है और क्लोरोफिल इसके अंदर नहीं होता। तो अब हम बात करेंगे क्लोरोफिल के बारे में, ज़्यादा नहीं, मेन चीज़ें। क्लोरोफिल के बारे में बात करें तो बेटा आपको एक तो देखने को मिलेगा हेड और दूसरा क्या देखने को मिलेगी, टेल। हेड, जो हेड होता है वो पायरोल रिंग पर मुश्तमिल होता है, पायरोल रिंग। और ये जो पायरोल रिंग होता है ये मिलके बनता है पोरफायरिन रिंग से, पोरफायरिन रिंग्स। कितनी पोरफायरिन रिंग्स मिलेंगी, 4 पोरफायरिन रिंग्स के मिलने से बनेगा एक पायरोल रिंग। और उस पायरोल रिंग, ठीक है, वो जो पायरोल रिंग है उसका सेंटर में जो आपको एटम देखने को मिलेगा डेट इज अ मैग्नीशियम एटम। तो सेंटर में कौन सा एटम होता है, सेंट्रल एटम इज अ मैग्नीशियम एटम, सेंट्रल एटम इज अ मैग्नीशियम एटम। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे मैग्नीशियम एटम होगा। 4 पोरफायरिन रिंग होंगे, 4 पोरफायरिन रिंग्स के मिलने से एक पायरोल रिंग बनेगा। और साथ में बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी टेल। क्या देखने को मिलेगी, टेल। अब वो जो टेल होगी उसको नाम देंगे फाइटल टेल। अब ये जो टेल आपको बेटा यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे जो टेल देखने को मिलेगी, तो ये आपने याद रखना है कि इस टेल के अंदर अनसैचुरेशन ज़्यादा पाई जाती है। अनसैचुरेशन जो होती है वो बेटा वो भी पाई जाती है, अनसैचुरेशन इज़ आल्सो प्रेजेंट। इसके अंदर अनसैचुरेशन भी मौजूद होती है। मेरा ख्याल इसकी ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, सो थोड़ा सा आपको दे देते हैं बेटा मैग्नीशियम का इस तरह से आपको ये एक रिंग, इमेजिन दैट हियर इज़ द सेकंड रिंग, इस तरह से बेटा। ठीक है, यहाँ पर एक तीसरा रिंग, फिर इस तरह से इधर वाली साइड पर भी रिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये आगे 4 रिंग, सेंट्रल एटम 1 2 3 4, इन सबको मिला के पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, पायरोल रिंग मिलके बन जाएगा। उसके बाद मेन जो पिगमेंट होते हैं, ठीक है, उस मेन पिगमेंट में बेटा हमारे पास आ जाएगा क्लोरोफिल ए आ जाएगा। और फिर सेकंड पे नंबर पे बेटा क्या आएगा, क्लोरोफिल बी आ जाएगा आपके पास। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी आ गए। इन दोनों क्लोरोफिल में से कौन सा क्लोरोफिल इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, 75% आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल देखने को मिलेगा वो क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा। इट विल बी द क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो होगा बेटा वो आपको इस केस के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली एक आखिरी चीज़ बेटा, उसके बाद लेक्चर मेरा ख्याल शायद थोड़ा लंबा ना हो जाए, कंक्लूड करते हैं। ये है बेटा हमारे पास एक स्ट्रक्चर, इसके अंदर इधर वाली साइड पे बेटा मैं लिखने वाला हूँ लाइट रिएक्शंस, और इस साइड पे बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, इस साइड पे लिख रहा हूँ डार्क रिएक्शन। अब इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। लाइट रिएक्शंस कहाँ पर होते हैं, आपने कहना है कि जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती हैं, थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर हमें लाइट रिएक्शन देखने को मिलेंगे। डार्क रिएक्शंस कहाँ पर हो रहे होते हैं, जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में आपको कौन से रिएक्शन देखने को मिलेंगे, डार्क रिएक्शन। अब जो लाइट रिएक्शंस होते हैं ना, लाइट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब ये बेटा सनलाइट की मौजूदगी में होंगे तो सनलाइट की मौजूदगी के अंदर जो क्लोरोफिल होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, वो ATP बनाएगा। वो क्या बनाएगा, ATP बनाएगा। साथ में बेटा क्या बनाएगा, NADH की फॉर्मेशन हो जाएगी। और बेटा यहाँ पर क्या होगी, फोटोलाइसिस होगी। यहाँ पर क्या होगी, फोटोलाइसिस, यानी कि लाइट रिएक्शन में क्या इस्तेमाल होगा, वाटर इस्तेमाल होगा। वाटर इस्तेमाल होने के बाद बेटा जो बाय प्रोडक्ट के तौर पर गैस रिलीज होगी वो कौन सी होगी, ऑक्सीजन होगी। कौन सी होने वाली है, ऑक्सीजन होने वाली है। और यही जो ATP और
NADH ये इस्तेमाल होंगे डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में क्या इस्तेमाल होगा? योर आंसर शुड बी डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल होने के बाद इसको रिड्यूस करके किसमें चेंज कर दिया जाएगा बेटा? इसको ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह से ग्लूकोज की फॉर्मेशन डार्क रिएक्शन यानी कि स्ट्रोमा में हो रही होती है, और जो लाइट रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर बेटा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होता है, वाटर इस्तेमाल हो रहा होता है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ये हो रहा होता है। अब यहाँ से एमसीक्यूज क्या बन सकता है? यहाँ से एमसीक्यूज बेटा ये बन सकता है हमारे पास कि लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस जो हैं वो अगर आपसे पूछ लिया जाए, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो हैं वो कहाँ पर, यानी कि लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द बैक्टीरिया। लाइट रिएक्शंस, वेयर द लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन जो होते हैं वो कहाँ हो रहे होते हैं? तो बेटा आपने ये चीज़ नहीं कहनी कि बैक्टीरिया के केस के अंदर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहे होते हैं। ये वाला जो फीचर है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का क्लोरोप्लास्ट के अंदर होने वाला फीचर, this feature is only confined to the eukaryotic cell, this feature is only confined to the eukaryotic cell। तो ये फीचर जो है ये सिर्फ और सिर्फ कन्फाइंड है यूकैरियोटिक सेल तक, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये फीचर जो है ये हम इसको कंपाइल्ड उसके अंदर नहीं करने वाले। क्योंकि बेटा अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, यानी कि अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर लेते हैं इस तरह से साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया में पता क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया में इसका जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर पहली बात मौजूद होता है, और दूसरी चीज़ इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो इस तरह से फोल्डिंग्स बनाई होती है, इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ना फोल्डिंग्स बनी होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और उन फोल्डिंग्स के अंदर जो है वो बेटा वो फिर मौजूद होता है यहाँ पर इस साइड पर इस तरह से। तो इस केस के अंदर हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो फोल्डिंग्स होती हैं ये असल में इन्वॉल्व होती हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद क्लोरोफिल जो होता है वो इन्वॉल्व होगा हमारे पास साइनोबैक्टीरिया के केस के अंदर। और दूसरी तरफ जो हमारे पास बेटा होता है फोटोसिस्टम्स, फोटोसिस्टम्स जो होते हैं बेटा फोटोसिस्टम्स, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, वो फोटोसिस्टम्स आपको देखने को मिलेंगे थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन्स के अंदर। होप सो इज इट क्लियर? तो अब यहाँ तक बेटा किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन या कोई भी चीज़ जो समझ नहीं आए, लेक्चर को दोबारा से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक MD कैट के स्टूडेंट्स का कंप्लीट फिनिश, खाता ख़त्म। अब आप लोग जा सकते हैं, और जाने से पहले अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें जिन बच्चों ने साथ के साथ नोट किए बहुत अच्छा है। तो हम ब्रेक लेंगे एज़ यूजुअल 15 से 20 सेकंड की, और उसके बाद बेटा फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको नेक्स्ट जो चीज़ें रह गई हैं मास्टर्स के लेवल की। ओके बेटा, चलें जी स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे भाई क्वांटासोम्स के बारे में। व्हाट इज़ द क्वांटासोम्स, और कुछ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। स्ट्रोमा लैमिले बताया आपको, ग्रेना लैमिले भी बताया मैंने। अब हम थैलाक्वाइड्स के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अजान हो रही है बेटा, मैं बस इसलिए थोड़ा सा रुका हूँ। मैं यहाँ पे बेटा कंटेंट लिखता हूँ एक बार, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलें,
ओके बेटा, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब हम रिमेनिंग जो चीज़ें हैं वो ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास स्ट्रोमा थैलाक्वाइड्स। तो मैंने आपको लैमिले तो बता दिया, जिसमें मैंने आपको स्ट्रोमा लैमिले बताया और ग्रेना लैमिले बताया। तो अब हम बेटा जो चीज़ देखेंगे ना, डैट इज़ अ स्ट्रोमा थैलाक्वाइड। तो बेटा कुछ थैलाक्वाइड्स होते हैं ना, ज़रूरी नहीं होता कि थैलाक्वाइड जो होगा वो थैलाक्वाइड का हमेशा, हाँ इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है कि थैलाक्वाइड का जो ढेर है वही मौजूद हो। मैं एक सेकंड पॉइंटर बेटा देख लूँ, मेरा कल पॉइंटर एक्सचेंज हो चुका है शायद। हाँ तो ये इसी से अब काम चलाना पड़ेगा हमें। देखें बेटा, ये ज़रूरी नहीं होता कि थैलाक्वाइड जो होगा वो फ्रीली वो इसी तरह से पाइल नमा यानी कि स्टाक लाइक स्ट्रक्चर ही बना के रखे। थैलाक्वाइड जो होते हैं वो इस तरह से सिंगल भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया। तो अगर तो जो थैलाक्वाइड है वो सिंगल होगा तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ स्ट्रोमा थैलाक्वाइड। अगर थैलाक्वाइड जो होगा वो बिल्कुल स्टाक लाइक स्ट्रक्चर पाइल बनाया हुआ होगा तो हम उसको क्या नाम देंगे, हम कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ ग्रेना थैलाक्वाइड्स। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और इसके बीच में एक चीज का फर्क आपने लाजमी याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन अपने फोल्डिंग्स के साथ हमेशा कंटिन्यूटी बनाती है। लेकिन यहां पर ये जो थैलाक्वाइड्स बन रही हैं, इनका इनर मेम्ब्रेन के साथ रेगुलरली तौर पर किसी भी किस्म की कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होती। ये चीज आपने याद रखनी है कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का केस एक बार जरा समझिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और ये माइटोकॉन्ड्रिया के आगे इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन आ गई। जब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर केमिकल रिएक्शन होने हैं, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर केमिकल रिएक्शन होंगे, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि बेटा यहाँ पर एटीपेस सिंथेटेज मौजूद होता है, जो कि क्या करता है, हाइड्रोजन के आयंस को अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजता है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। पहली चीज मैंने कहा कि ये जो चीज होती है ये क्लोरोप्लास्ट के केस में नहीं होती है ना, दोनों मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है कि इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये इसकी जो मेम्ब्रेन है देखिए प्रॉपरली तौर पर इस तरह से कंटिन्यूटी बना रही है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की आपको इस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही। अब बेटा मैं आपको एक थैलाक्वाइड जो है वो एक बड़ा करके दिखाता हूँ। सो ये है हमारे पास एक थैलाक्वाइड, और ये थैलाक्वाइड की हम एक मेम्ब्रेन आपको बना के दिखाते हैं। थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक भी अगर हम इसको बनाएं तो हमें बेटा पता चलेगा कि इस थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर आपको 50% जो है बेटा वो क्या देखने को मिलेंगे, आपको 50% यहाँ पे लिपिड्स देखने को मिल जाएंगे। लिपिड्स जो होंगे उसका कंटेंट आपको कितने परसेंट देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड आउट द कंटेंट ऑफ द लिपिड इन केस ऑफ द थैलाक्वाइड्स। कितने परसेंट आपको, इसकी मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं बेटा, मेम्ब्रेन के केस में आपको लिपिड कंटेंट 50% देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन है, इस थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स छुपे होते हैं। अब वो जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स है ना, इस तरह से 1 2 3 4 5 ये बहुत सारे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो इस तरह से इकट्ठे होते हैं। अब वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो कि इकट्ठे होते हैं ना, अब जब 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, कितने बेटा 230 क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो इकट्ठे होंगे तो उनके इकट्ठे होने से जो चीज़ बनेगी उस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे क्वांटासोम्स। व्हाट इज अ क्वांटासोम? जब 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, जब 230 क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो चीज़ बनेगी उसको क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे क्वांटासोम का नाम देते हैं। अब अगर हम इसकी साइज की बात करते हैं तो बेटा इसका जो साइज होता है वो हमारे पास होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। लेकिन अगर बेटा आप थैलाक्वाइड की बात करते हैं तो एक थैलाक्वाइड का जो साइज होता है वो हमारे पास होता है बेटा 0.3 से लेकर हमारे पास 1.7 माइक्रोमीटर इज द साइज ऑफ द थैलाक्वाइड। तो थैलाक्वाइड का जो साइज होता है वो इतना होता है। अब बेटा क्लोरोप्लास्ट के नंबर कितने होते हैं एक सेल के अंदर, तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा तो आपको मेसोफिल सेल्स में देखने को मिलेंगे। दीज आर द मेन प्लांट सेल, दीज आर द फोटोसिंथेटिक सेल्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि बेटा कोई ऐसा सेल भी है जिसमें सिर्फ एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट मौजूद हो, यस बेटा ऐसा सेल भी होता है। जैसा कि अगर हम बात करते हैं क्लेमाइडोमिनास, सो क्लेमाइडोमिनास जो है उसके केस के अंदर बेटा आपको एक सिंगल, यू विल फाइंड आउट द सिंगल ह्यूज क्लोरोप्लास्ट। सिंगल ह्यूज जो क्लोरोप्लास्ट होगा बेटा वो आपको क्लेमाइडोमिनास के केस के अंदर आपको एक ही देखने को मिलेगा। उसके बारक्स बेटा अगर हम बात करते हैं तो आपको
आपको बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनके अंदर आपको बेटा तकरीबन 4 लाख जो हैं वो बेटा एक सेल के अंदर आपको इतने ज़्यादा जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट पे देखने को मिल जाएंगे, इतने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पे देखने को मिल जाएंगे। सो इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट के जो नंबर हैं वो चेंज होते रहते हैं और इनका साइज़ भी मैंने कहा था कि और शेप भी चेंज होते रहते हैं। कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ डिस्क लाइक होते हैं, कुछ इलोंगेटेड होते हैं, कुछ पायरामिडल शेप में भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर बेटा हम बात कर लेते हैं लीकोप्लास्ट के केस की, तो लीकोप्लास्ट जो होते हैं, ठीक है, लीकोप्लास्ट जो कि खुराक को स्टोर करते हैं, उसकी जो शेप होती है वो आपको पायरामिडल शेप, पिरामिड्स देखे ना इजिप्ट के अंदर आपको पिरामिड्स देखने को मिलते हैं, तो इस तरह से आपको पिरामिडल शेप के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर हम बात करते हैं तो आपको ये ट्रायंगल शेप में भी देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा बेटा वहाँ पर आपको ये इलोंगेटेड शेप में भी देखने को मिलेंगे। सो इलोंगेटेड शेप, ये सारी शेप्स जो होती हैं ये आपको लीकोप्लास्ट के केस में आपको स्टडी करने को मिल जाएंगे। तो मैंने कहा कि ये आपके पास क्या आ गई, दिस इज द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन आ गई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा यहाँ पे क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो उसके नतीजे में बनेगा क्वांटासोम, और फिर क्वांटासोम जो होते हैं वही बेटा किस चीज़ का निर्माण करते हैं, दे बनाते हैं फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम की बात करें तो फोटोसिस्टम आपने पढ़ रखे हैं, फोटोसिस्टम 1 होता है, फोटोसिस्टम 2 होता है, राइट, 680-700 नैनोमीटर। खैर वो एक अलग टॉपिक चला जाता है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अब बेटा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये जो थैलाक्वाइड है, थैलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है ना, इस थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन के अंदर ही आपको नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन प्लास्टोक्वानिन देखने को मिलेगा, यानी कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आपको और क्या क्या देखने को मिलेंगे वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, प्लास्टोक्वानिन देखने को मिलेगा, उसके बाद फोटोसिस्टम 1 देखने को मिलेगा, उसके बाद बेटा आपको प्लास्टोसियानिन देखने को मिलेगा, उसके बाद बेटा आपको NADP रिडक्टेज देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें बेटा आपको थैलाक्वाइड की जो मेम्ब्रेन्स होती है ना वहाँ पे देखने को मिलेंगी, और यही सारी चीज़ें जो होती हैं ये इन्वॉल्व होती हैं किस चीज़ के अंदर, दे आर इन्वॉल्व इन द लाइट रिएक्शन। तो वही बेटा यही वो चीज़ें जो किस चीज़ में इन्वॉल्व होंगी, लाइट रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। और उसके बाद डार्क रिएक्शंस वो कहाँ पर होंगे, दे आर टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रोमा, वो तो होने ही स्ट्रोमा के अंदर होते हैं। क्लियर होगी बात। और ये जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट जो मैंने थैलाक्वाइड्स बना के दिखाई है, ये बेटा आपको वेजिकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिले, दीज आर द वेजिकुलर स्ट्रक्चर, ये वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये भी आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये वेजिकुलर स्ट्रक्चर होंगे वो दूसरे केस के अंदर आ जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके बेटा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की और इसके पिगमेंट्स के बारे में। तो मैं कंपोजिशन जो है बेटा वो उस साइड पे चलने बना देता हूँ। कंपोजिशन यानी कि क्लोरोप्लास्ट की पहले मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, अब पूरे क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। तो बेटा पूरे क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करूँ ना, तो सबसे पहले प्रोटीन, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ पाई जाएगी वो प्रोटीन होगी। कितनी होगी, 30 to 55% आपको क्या देखने को मिलेगी, प्रोटीन्स के बाद दूसरे नंबर पे बेटा आपको क्या देखने को मिलेंगे, लिपिड्स कितने परसेंट होते हैं, 20 to 30% इसमें लिपिड्स देखने को मिलेंगे। तीसरे नंबर पे बेटा जो चीज़ आएगी ना, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए। तीसरे नंबर पे बेटा आपके पास आएंगे क्लोरोफिल, क्या आ जाएगा, क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल कितने परसेंट देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल बेटा आपको देखने को मिलेगा 9%, इसमें 9% क्लोरोफिल है। पॉइंट नंबर 4, इसमें बेटा कैरोटिनॉइड्स, इसमें कैरोटिनॉइड्स कितने परसेंट देखने को मिलेगा, इसमें कैरोटिनॉइड्स पाया जाता है 4.5% कैरोटिनॉइड। पॉइंट नंबर 5 बेटा इसमें आरएनए कितने परसेंट पाया जाता है, इसमें आरएनए पाया जाता है बेटा आपके पास 6%, कितने परसेंट, 6%। इसमें डीएनए कितने परसेंट पाया जाता है बेटा, इसमें सॉरी यहाँ पे बेटा 6% इस 3%। डीएनए कितने परसेंट पाया जाता है, 0.1%। और क्या बेटा इसमें पाया जाता है, इसके अंदर विटामिन के पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, विटामिन के। विटामिन के जो होता है बेटा वो बहुत ही ट्रेसिस अमाउंट के अंदर पाया जाएगा। दैट इज द कंपोजिशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट की कंपोजिशन। बताइए जल्दी से, विटामिन के हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा होता है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के का काम होता है कि जब कट लगता है तो ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन है या जो ब्लड का क्लॉट बनाना है उसके अंदर कौन इन्वॉल्व होगा, दैट इज इन्वॉल्व इन द विटामिन के। तो दैट इज द कंपोजिशन जो आपको याद रखनी है। साइज मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके पिगमेंट्स। देखें अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो मैंने कहा कि यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है ना, क्लोरोफिल का बात की मैंने। तो बेटा क्लोरोफिल की तो बात हमने कर दी, लेकिन यहाँ पर और भी चीजें देखें। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की बात करें तो आपने क्लोरोफिल के कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़ रखे होंगे। नंबर 1 क्लोरोफिल ए, उसके बाद दूसरे नंबर पे बेटा हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल का बी मॉलिक्यूल, उसके बाद बेटा हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल सी मॉलिक्यूल, फिर हम बेटा पढ़ते हैं क्लोरोफिल डी मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है इन चारों क्लोरोफिल में से सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है वो किसकी होगी, तो आपने याद रखना है कि दैट इज अ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए कितने परसेंट पाया जाता है, 75%। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी कौन सा पिगमेंट होता है, दैट इज अ एसेसरी पिगमेंट। तो ये क्या होगा, एसेसरी पिगमेंट होगा। अब हम इसके केमिकल फार्मूलाज को देख लेते हैं। केमिकल फार्मूला में क्लोरोफिल ए का बेटा यहाँ पे केमिकल फार्मूला में सबके फार्मूला लिख के दिखाता हूँ आपको बेटा। क्लोरोफिल ए
क्लोरोफिल ए का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, C55H72, C55, उसके बाद बेटा क्या लिखेंगे, H72N, यहां पर बेटा आएगा O5 N4Mg, दैट इज अ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी का क्या होता है, क्लोरोफिल बी के केस में बेटा आप क्या याद रखें, क्लोरोफिल बी के केस में आपने याद रखना है C55H70O6N4Mg। दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों में फ़र्क ये होता है कि क्लोरोफिल ए के केस में बेटा एक फंक्शनल ग्रुप है CH3 पाया जाता है, और इसके केस के अंदर वही फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लोरोफिल सी का फार्मूला, क्लोरोफिल सी का फार्मूला होता है बेटा C35H32O5N4Mg, दैट इज क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल डी, इसके केस के अंदर बेटा C54H, बेटा फिर यहाँ से थोड़ा सा आ जाएगा, C54H हमारे पास आ गया 70O6N4 और Mg, दैट इज द फार्मूला ऑफ द क्लोरोफिल ए टू क्लोरोफिल डी। सो ये क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये उसके भी फार्मूलाज आपको यहाँ पर मैंने बता दिए हैं। अब बेटा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दूसरे पिगमेंट्स के बारे में। देखें, अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया की, तो उस केस में हम लोग बात करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया के केस के अंदर एक स्पेशल किस्म का क्लोरोफिल होता है जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, राइट। अब हम उस बैक्टीरियो क्लोरोफिल के बारे में बात करेंगे। ज़रा इस साइड पर आ जाइए, देखें ज़रा यहाँ पर। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं, मैंने कहा कि ये जो पिगमेंट, ये जो ऑर्गेनल होती है ये प्लांट में पाई जाती है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो हमने एलजी की बात की। तो बेटा सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पिगमेंट्स लिख देते हैं यहाँ पर हेडिंग बेटा मैं लिख देता हूँ पिगमेंट, और इधर वाली साइड पर आप याद रखिएगा कि किस पिगमेंट की बेस के ऊपर। सबसे पहले बेटा पिगमेंट, ऑर्गेनल का नाम लिखा बेटा मैंने क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है जी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट कौन सा है जी, क्लोरोफिल। कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल। पाया किस में जाता है, ट्रू प्लांट्स के अंदर, ठीक है, ट्रू प्लांट्स और ट्रू एल्जाई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर सेकंड बेटा फियोप्लास्ट, ठीक है, फियोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट कौन सा होता है बेटा, फ्यूकोजांथिन। ये बेटा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, ठीक है ना, क्लोरोफाइटा, रहुडोफाइटा, फियोफाइटा, ब्राउन एल्जी है ना। तो बेटा ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बेटा मैं लिख देता हूँ, दैट इज अ ऑर्गेनिज्म। तो ये किस ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज अ ब्राउन एल्जी। सो ब्राउन एल्जी जो होंगे, ब्राउन एल्जाई, या फिर अगर हम डाई एटम्स की बात करते हैं क्राइसोफाइटा। सो डाई एटम्स के केस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा फियोफाइटा, उसके बाद यानी कि फियोप्लास्ट। उसके बाद बेटा आएगा रुहुडोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है जिसको हम नाम देंगे फाइकोएरिथ्रिन रेड पिगमेंट होता है। किसके अंदर पाया जाएगा, इट इज प्रेजेंट इन रेड एल्जी। ये किस में पाया जाएगा बेटा, ये आपको रेड एल्जी के अंदर देखने को मिलेगा, ये आपको रेड एल्जी में देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑर्गेनल्स, और यहाँ पे मैं क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट, उसके बाद कौन सा आ गया, रुहुडोप्लास्ट के बाद आगे बेटा हमारे पास क्रोमैटोफोर्स। यहाँ पर क्या आ गया, क्रोमैटोफोर्स। अब क्रोमैटोफोर्स की बात करते हैं ना, तो क्रोमैटोफोर्स में हमारे पास सबसे पहला जो केस आता है वो आता है बैक्टीरिया का, ठीक है, बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया में एक स्पेशल किस्म का पिगमेंट है जिसको आप क्या नाम देंगे, वी कॉल्ड इट आउट द बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब ये जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इट विल बी प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा बेटा, ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सो इस तरह से ये वो ऑर्गेनल और पिगमेंट्स हैं जो कि बेटा प्लांट्स के अलावा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ तक जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कंप्लीटेशन लेवल है वो यहाँ तक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी थी। और अब इसके अलावा बेटा कोई भी अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप कहीं से भी रीड आउट करते हैं तो मेरे साथ लाजमी तौर पर आपने शेयर करनी है, ये आपकी कह लें कि एक ड्यूटी है। ओके गाइस, any sort of question you can ask in the comment section. Stay connected and Allah Hafiz.